प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें आपका राजस्थान जीके है, हिंदी है, विज्ञान है, साइंस है, कंप्यूटर दोस्तों है, करंट अफेयर्स है। मतलब जो जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। फटाफट तरीके से हमारे साथ बिल्कुल आप सभी लाइव जुड़ जाओ। सभी विद्यार्थी यहाँ पर लाइव जुड़ जाएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, राम 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 राम, सभी का स्वागत। यहाँ पर अमित कुमार, राहुल शर्मा, शीतल शर्मा, बहुत बढ़िया। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। कंप्लीट पेपर है, ऐसा कैसा पेपर दोस्तों आपका एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से देख लो और सारे प्रश्न आप याद कर लो। चलिए, क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों। क्लास का पहला ही प्रश्न पूछा राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके में आपसे पूछा है, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में कहां पर है। बात करेंगे दोस्तों रेखा के, रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, ये रेखा है ना, ये भारत और पाकिस्तान की रेखा है, जिसे अपन कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। इसकी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। ये दोस्तों राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसी को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताओ रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है ना, ये इंदुमल कोट, कहां से दोस्तों, इंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका राइट है। बिल्कुल आप सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। अगला पूछा है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, वो किन किन जिलों में मिलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना, फटाफट तरीके से कमेंट करें सभी विद्यार्थी। राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, वो किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं आप सबका आंसर क्या आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तर रहेगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप टीले वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये अपने पाए जाते हैं दोस्तों, देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। एक तो बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, और एक गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में, दोनों में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए प्लस बी। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, ए प्लस बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इन चारों में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः प्रवाह प्रणाली नदी नहीं है ना। अंतः प्रवाह की नदी है वो कौन सी नहीं है दोस्तों, पार्वती, कांतली, कांकनी या घगर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः प्रवाही नदी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, बताओ। अंतः प्रवाह की जो नदी नहीं है दोस्तों, वो नदी आपकी रहेगी पार्वती। जो भी पार्वती को कमेंट कर रहा है, पार्वती नदी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, बिल्कुल मंजू जी है यहाँ पर। हाँ, जोधपुर की धरती से प्रणाम, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों क्लास को ध्यान से देख लेना, 100% छपने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सही नहीं है। एक तरफ क्या है, जलवायु का प्रकार है, और एक तरफ जिला है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा सही नहीं है। देखिए गंगानगर की जलवायु कैसी बताई गई है दोस्तों, BWHW, BHSW जयपुर, CWG अलवर और AW कोटा। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि कौन सा जनसंख्या जलवायु है ना। यहाँ पर आपसे पूछा निम्न में से कौन सा दोस्तों जलवायु प्रकार और जिला सही नहीं है। जलवायु प्रकार और जिला कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन बी है ना। बिल्कुल जयपुर की जो जलवायु दोस्तों है ना, वो BHSW में नहीं आता है। तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। यहाँ पर जो भी जयपुर को राइट कर रहा बी बता रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर कमेंट करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी फैली हुई है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। एरिडोसॉल्स है, वर्टिसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, रल्फिसॉल्स या इंसेपिसॉल्स। बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, मतलब सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी दोस्तों है वो एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स। कौन सी मिट्टी दोस्तों, एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स मिट्टी है, ये सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला पूछा राजस्थान में खस घास कहाँ उगती है। बात करेंगे खस घास के बारे में। राजस्थान में खस क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की घास होती है। बहुत बार सवाल आ चुका, खस, सेवण, ये सब क्या है, घास के प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा खस घास है वो कहाँ पर उगती है। राहुल शर्मा, दिलखुश, बाबूलाल, लकी मीणा, भावना भाट, सुमित्रा, हाँ जी। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे राजस्थान में खस घास दोस्तों पाई जाती है ना, ये खस घास हमारे कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में। ठीक है, राजस्थान में खस घास कहाँ पाई जाती है, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में खस घास पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा दोस्तों, घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान स्थापित किया गया है। बताओ भाई घड़ियालों के लिए कौन सा अभियान है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में दोस्तों घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। जयसमुद्र अभ्यारण्य, नारगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य या मुकुंदरा अभ्यारण्य। घड़ियालों के लिए अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा चंबल अभ्यारण्य दोस्तों। चंबल अभ्यारण्य है ना, ये किसके लिए बना हुआ है, ये घड़ियालों के लिए है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों कि राजस्थान में घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य वो स्थापित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ फिर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जनगणना से दोस्तों। जनगणना आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना दोस्तों। जनगणना है, मिट्टियां हैं। मैं दोस्तों आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का जनघनत्व, फटाफट कमेंट करेंगे। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है दोस्तों, तो राजस्थान का जनघनत्व है 200 प्रति वर्ग, है ना, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों राजस्थान का क्या है, जनघनत्व है। किसके अनुसार है दोस्तों, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, देखो सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है राजस्थान में जवाई बांध कहाँ पर है। जवाई बांध दोस्तों जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों है वो जवाई बांध कहलाता है। ठीक है, अब बताओ जवाई बांध है किस जिले में। जवाई बांध किस जिले में दोस्तों है, तो जवाई बांध पाली में है। कहाँ पर जवाई बांध दोस्तों है, जवाई बांध पाली में है। सी ऑप्शन आप सबका सही है। यहाँ पर डिम्पल जी, पूजा जी, यहाँ पर बिल्कुल अर्जुन जी, किशोर, सोनू, मंजू, प्रकाश, बहुत बढ़िया। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं वेरी गुड। अगला सवाल पूछा दोस्तों, चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है। यहाँ पर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि भाई चूलिया के नीचे कौन सा बांध बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या नागल बांध। फटाफट कमेंट करेंगे। चूलिया के नीचे दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है, तो वो है राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा राणा प्रताप सागर बांध। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों, तो चूलिया है चंबल नदी पर। किस पर बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। और इसके नीचे कौन सा बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। ठीक है, सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही कर रहे हो यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला सवाल पूछा है जवाहर सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है। बात करेंगे यहाँ पर जवाहर सागर बांध के बारे में दोस्तों। 100% सारे क्वेश्चन क्या है, छपने वाले ट्रस्टेड क्वेश्चन दोस्तों हैं, तो ध्यान से देख लेना और कमेंट करना जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। जवाहर सागर बांध दोस्तों है वो है चंबल पर। किस पर बना हुआ है, जवाहर सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला पूछा बजाज सागर बांध किस नदी पर है। यहाँ पर कमेंट करेंगे बजाज सागर बांध बनास, चंबल, माई या लोणी। फटाफट कमेंट करेंगे। बजाज सागर बांध है वो है माई पर, जैसे अपन कहते हैं ना माई बजाज सागर, तो बिल्कुल ये जो बजाज सागर बांध बना हुआ है ये माई नदी पर है। और माई को दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा है वो माई को कहा जाता है। आगे बढ़ते अगला बताओ। अगला पूछा राजस्थान का वांकली बांध किस नदी में बना हुआ है। बताओ भाई, राजस्थान में एक बांध है बांकली बांध, बांकली बांध है ना, ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को बढ़िया तरीके से थोड़ा सा शेयर करें और कमेंट करें राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पे बना हुआ है। बांकली बांध का संबंध अगर दोस्तों आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा सूकड़ी, ठीक है ना। बांकली बांध है वो सूकड़ी नदी पर है। जो भी यहाँ पर सूकड़ी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन काफी सारे बच्चे बता रहे हैं, तो डी बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर पहचान करनी है आपको कि कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है। यहाँ पर नवनेरा बांध कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में, हरिश्चंद्र माथु सागर बांध डूंगरपुर में। तो यहाँ पर बताओ कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, बताएंगे यहाँ पर। तो देखो दोस्तों ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन को देखिए, हरिश्चंद्र बांध है ना, हरिश्चंद्र सागर बांध है ये डूंगरपुर में नहीं है, बाकी सारी बातें राइट है। तो आपको ध्यान रखना है नवनेरा बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है और उमेश सागर भीलवाड़ा में है। ठीक है, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल झालावाड़ में ये, तो क्या बात है। हाँ जी, हरिश्चंद्र बांध है वो अपने झालावाड़ में है, डूंगरपुर में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों। आने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा मात्र 449 में। अभी भी आप कोर्स लेकर तैयारी कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, अब जब भी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ूं, कैसे तैयारी करूं, या फिर मेरी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है दोस्तों, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लो। कंप्लीट विषयों का पूरा कोर्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना पड़ेगा, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो दोस्तों। इसमें अगर आपको दूसरे से पेमेंट करवाना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लेना। बहुत शानदार कोर्स है दोस्तों, आपकी अंतिम समय में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा आप सभी ज्वाइन जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कौन सा बांध और जिला सही नहीं है। यहाँ पर कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा बांध और दोस्तों है ना, कौन सा बांध और कौन सा जिला सही नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे। भाई ये बात बीच में बातें कोई नहीं करेगा, तनीसा बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल भी बातें ना करें, कमेंट में ओनली पर पढ़ाई करें। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा जिला और कौन सा बांध सही नहीं है। गोसमुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है ना, इगोनिया बांध जयपुर में, मेरा सागर बांध टोंक में, पांचना बांध करौली में। तो यहाँ पर बताओ कि कौन सा बांध और कौन सा जिला सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों मेरा सागर बांध, मेरा सागर बांध है ना, ये अपने कोटा में नहीं है। सी ऑप्शन आप बिल्कुल टोंक में नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बहुत बार प्रश्न आ चुका, पांचना बांध कहाँ पर है। पांचना बांध इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। पांचना बांध है वो करौली में है। ठीक है, ये क्या है, मिट्टी से बना बांध है, जो कि कहाँ पर है, पांचना बांध करौली। अगला सवाल पूछा है कि कौन सा सही है। अब की बार क्या पूछा आपसे, सही कौन सा है। कभी कभी क्या पूछते हैं सही कौन सा, कभी भी गलत कौन सा। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। सही क्रम को चुनिए। बिसलपुर बांध है बनास नदी पर, मेजा बांध खारी पर, सिद्धमोग नहर यमुना पर, पोंग बांध चंबल पर। तो बताओ कौन सा सही है। इनमें से एक सही है, सारे सही नहीं है, ओनली फॉर एक सही है, तो वो आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सही है वो बिसलपुर बांध। बिसलपुर बना बांध है ना, ये बनास नदी पर है, ये बिल्कुल एकदम राइट बात है। अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ ले ये बताओ बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला पूछा है राजस्थान है ना, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। बताओ भाई, किस बांध से दोस्तों जल विद्युत शक्ति उत्पादित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान का कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। स्वरूप सागर बांध, मेजा बांध, माई बजाज सागर बांध या जवाई बांध। ऐसा बांध दोस्तों जिससे क्या बनती है, बिजली बनती है, तो वो बांध है वो रहेगा अपना
माही बजाज सागर बांध जो क्या करता है दोस्तों, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अर्जुन सिंह, धूलाराम, प्रकाश देवासी, रिया, अर्जुन सिंह, नीतू चौहान, बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, वेरी गुड। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, अंडमान बांध है ना, अंडमान बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? कमेंट करेंगे आप सभी दोस्तों। अडवान बांध है ना, वो आपको बताना है। अडवान बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये जो अडवान बांध है भीलवाड़ा में। कहां पर दोस्तों बना हुआ है? अडवान बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेजाबाद, तो मेजाबाद भी कहां पर है दोस्तों? मेजाबाद भी भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है दोस्तों, सुनामी एक प्रकार की है ना, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी की उत्पत्ति का संबंध किससे है? अब देखो सुनामी क्या होती है दोस्तों, एक सुनामी है ना, वो एक प्राकृतिक आपदा होती है। तो आपको बताना है सुनामी की उत्पत्ति किससे होती है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, भूस्खलन से या बाढ़ से? सुनामी किससे आती है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। सुनामी जब आती है ना, उसकी उत्पत्ति किस चीज से होती है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। सुनामी आ गई, सुनामी आ गई, तो सुनामी का संबंध रहेगा यहाँ पर बिल्कुल बाढ़ से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला पूछना है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठड़ी कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का कौन सा किला दोस्तों गढ़बीठड़ी कहलाता है? गढ़बीठड़ी किस किले को कहा जाता है दोस्तों? अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़? बताओ, गढ़बीठड़ी दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो गढ़बीठड़ी कहा जाता है दोस्तों तारागढ़ को। तारागढ़ दुर्ग है ना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे राजस्थान में गढ़बीठड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ। अगला है आपको मिलान करना है यहाँ पर दोस्तों। क्या करना है यहाँ पर? मिलान करने वाला सवाल है। एक तरफ छतरियां हैं और एक तरफ स्थान है, कि कौन सी छतरी है वो कहां पर दोस्तों, है ना। यहाँ पर क्या करना, आपको मिलान करनी है कि कौन सी छतरी कहां पर स्थित है। पहली छतरी है दोस्तों सवाई जय सिंह की छतरी। सवाई जय सिंह की छतरी बनी हुई है दोस्तों, वो है गेटोर में। कहाँ बनी हुई है? गेटोर में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले 3। उसके बाद दोस्तों बात करें मूसी महारानी की छतरी। इसकी छतरी दोस्तों मूसी महारानी की, तो सबको पता, ये तो अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। दूसरा है गोपाल सिंह की छतरी। गोपाल सिंह की छतरी है वो है करौली में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। और पीछे बचा है छेटों की छतरी जो कि रामगढ़ में है। तो यहाँ पर कोड बनेगा 3142। कोड क्या बनेगा दोस्तों? कोड बनेगा 3142। जो बच्चे 3142 कोड बना रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा है सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है? कमेंट करेंगे दोस्तों। देखो हम इतनी मेहनत से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर जब आप कमेंट में बातें करते तो मजा नहीं आता है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? ये क्लास दोस्तों डेली शाम को 9 बजे लाइव आती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली शाम को लाइव क्लास मिलती रहे। ठीक है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो अपने कहाँ पर है? घाघरोन दुर्ग में। किस दुर्ग में दोस्तों है? घाघरोन दुर्ग में है। आप कहोगे घाघरोन दुर्ग कहाँ पर है? तो घाघरोन दुर्ग है झालावाड़ में। घाघरोन दुर्ग क्या है दोस्तों? राजस्थान का जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है दोस्तों? जल दुर्ग की श्रेणी में आता घाघरोन। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बताओ भाई, गोगा जी का संबंध है ना वो किससे रहा है? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इतुलमिस, अलाउद्दीन खिलजी? बताओ भाई, गोगा जी है वो किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। गोगा जी को क्या कहते हैं? गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ। और गोगा जी ने क्या किया दोस्तों? इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। गोगा जी ने दोस्तों क्या किया था? गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। इसलिए दोस्तों गोगा जी के समकालीन कौन थे? मोहम्मद गजनवी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका राइट है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला दोस्तों क्या पूछा आपसे? अगला पूछा है घाणेरा, रिया, भिनाय और जोनिया आदि ठिकाना का संबंध किससे है?
कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी दोस्तों। गाणेराव, रिया, बिनाए और जोनिया आदि ठिकाना कला का संबंध है वो किससे है? शेखावटी चित्रशैली से है, हड़ौती चित्रशैली, कागड़ा चित्रशैली या मारवाड़ चित्रशैली दोस्तों। इस स्थानों के नाम देखो आप, है ना। ठिकाने कौन कौन से दोस्तों, है ना? गाणेराव, रिया, बिनाए, जोनिया, तो इन सबका संबंध है वो अपने हो जाएगा किससे दोस्तों? वो है मारवाड़ चित्रशैली से। जो भी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बात करेंगे गीदड़ नृत्य के बारे में। बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो गीदड़ नृत्य है ना वो कहाँ करते हैं? ये करते हैं शेखावटी में। गीदड़ नृत्य दोस्तों कहाँ का है? ये शेखावटी क्षेत्र का नृत्य होता है। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। गीदड़ कहाँ का है? शेखावटी का है। अगला सवाल आपसे दोस्तों पूछा है जानकी लाल का संबंध किस कला से है? बताओ भाई, जानकी लाल का संबंध किस कला से हो जाएगा? जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित दोस्तों है? तो जानकी लाल का संबंध है वो रहेगा बहुरूपिया कला से दोस्तों। किससे संबंध है? जानकी लाल का संबंध बहुरूपिया कला से है। अगला पूछा है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, है ना, शुक्ल पक्ष को गुलाबी गणगौर मनाते? बताओ भाई, चैत्र शुक्ल पक्ष को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? देखिए, नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर। अगर आपसे सिंपल ही पूछे ना कि गणगौर का त्यौहार कब मनाते हैं, तो गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र के महीने में मनाते हैं। और गुलाबी गणगौर तो नाथद्वारा में। कहाँ पर गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं? नाथद्वारा में मनाते हैं। और ये नाथद्वारा है कहाँ पर दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद जिले में है, ठीक है। यहीं पे गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। आगे बढ़े, अगला बताओ फिर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जयपुर की मीनाकारी है ना किस समय आई थी? बताओ भाई, जयपुर में मीनाकारी कला है ना ये किस शासक के समय आई थी? कोई भी आपसे पूछे मीनाकारी का समान बताओ, तो मीनाकारी कला जयपुर की है दोस्तों, है ना। मीनाकारी कला है वो जयपुर की है। इसको लाया किसने दोस्तों? तो मीनाकारी कला दोस्तों आई थी वो मान सिंह प्रथम के काल में आई थी। किसके काल में आई थी दोस्तों? राजा मान सिंह प्रथम के शासन काल में मीनाकारी दोस्तों है वो जयपुर आई थी। जो भी विद्यार्थी बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल बिल्कुल कहाँ से लाया? इसको लाहौर से लाया गया था। मान सिंह ने दोस्तों इसको कहाँ से लाया था? लाहौर से लाया था। अगला पूछा है किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है कि किस राजपूत राज्य ने दोस्तों 1844 ईस्वी में कन्या वध को क्या कर दिया दोस्तों? कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। वो भी कब? 1844 की बात कर रहा हूं दोस्तों। 1844 में क्या कर दिया दोस्तों? कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो वो रियासत या वो राज्य था वो कौन सा था दोस्तों? वो था अपना जयपुर। जो भी जयपुर को सही कर रहा है यहाँ पर, जयपुर ऑप्शन आप सबका सही है। बिल्कुल, जयपुर ने बहुत पहले दोस्तों ना, जयपुर ने बहुत पहले से क्या कर दिया दोस्तों? कन्या वध को बिल्कुल गैर कानूनी घोषित कर दिया था। आगे बढ़े, अगला बताओ नौगरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी। आभूषणों के बारे में तो आप सबको ध्यान होगा दोस्तों कि नौगरी आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? बताओ भाई, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? फटाफट तरीके से सबका कमेंट आना चाहिए दोस्तों। तो नौगरी पहनते हैं हाथ में। नौगरी कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। अगला पूछा है निम्नलिखित बोलियों में से ढूंढराड़ी की उपबोली नहीं है। यहाँ पर कमेंट करेंगे कौन सी बोली है वो ढूंढराड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, अहिरवाटी। बताओ दोस्तों, निम्न में से कौन सी बोली है वो आपको ढूंढराड़ी की उपबोली नहीं लग रही है? ढूंढराड़ी की उपबोली है वो दोस्तों यहाँ पर है वो अपनी हो जाएगी अहिरवाटी। अहिरवाटी दोस्तों है ना, ये ढूंढराड़ी की बोली है वो नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बताओ भाई, गणेश्वर सभ्यता है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है? आयर नदी, बनास नदी, कांतली नदी, कोठारी नदी। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता है ना वो किस नदी के किनारे है? तो गणेश्वर का संबंध है वो कांतली से, ठीक है ना। गणेश्वर सभ्यता है वो बिल्कुल नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था?
कमेंट करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था दोस्तों, वो अपने आप बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, राव सिया। राव सिया ने दोस्तों क्या किया था, राव सिया के द्वारा ही मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। दिल्ली के तामरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? बताओ भाई, दिल्ली के तामरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था, ये आपको बताना दोस्तों। तो दिल्ली के तामरों को हराया था दोस्तों, वो हराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने क्या कर दिया था दोस्तों, दिल्ली के तामरों को पराजित कर दिया था। बहुत बढ़िया, जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखिए अगला प्रश्न पूछा है, अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। देखो दोस्तों, अलाउद्दीन क्या करता है, अलाउद्दीन 1301 में रणथंभौर पे आक्रमण करता है। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी है, वो 1301 में रणथंभौर पे आक्रमण करता है। तो बताना है कि इसका कौन सा सेनानायक मारा गया था, उलग खां, नुसरत खां, बुगर खां या मूंग खां? बताओ, अलाउद्दीन का कौन सा सेनानायक दोस्तों है वो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया? हाँ जी, रणथंभौर अभियान के दौरान दोस्तों अलाउद्दीन का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो वो अपने था दोस्तों नुसरत खान। नुसरत खान दोस्तों है ना, वो यहाँ पर मारा जाता है। तो बी उत्तर आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा स्थान, है ना, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंच पाणे में ठिकानों में नहीं था? यहाँ पर बताना आपको कि इन चारों में से कौन सा स्थान है वो 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंच पाणे में नहीं था, है ना। नहीं कौन था वो आपको बताना है। तो इसमें शामिल नहीं था दोस्तों श्री माधोपुर। जो भी श्री माधोपुर बता रहा है, श्री माधोपुर सही है। ठीक है, निम्न में से किस संस्थाओं ने अछूतों को शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी? चूरू में दोस्तों आपको बताना है ना, चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी? और इसका स्थापना करने का कारण था, वो था दोस्तों अछूतों को शिक्षा देना। ठीक है, तो बताओ किस संस्थान ने अछूतों को शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? तो वो संस्थान दोस्तों था, वो था सर्व हितकारिणी सभा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। बहुत बार सवाल आता है कि बताओ सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पूछा है, मत्स्य संघा व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे, मत्स्य संघा व्रत राजस्थान में विलय है वो कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मत्स्य संघा व्रत राजस्थान में विलय हुआ था, वो अपने हुआ था 15 मई को, 15 मई 1949 को। क्या होता है दोस्तों, व्रत राजस्थान है, बिल्कुल इसमें मत्स्य संघ है वो मिल जाता है। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा साथियों, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? बताओ भाई, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो वो महिला थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी दोस्तों है ना, राजस्थान की पहली ऐसी महिला थी जो स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताओ भाई, संविधान सभा के सदस्य दोस्तों होते हैं ना, इनको बताना है कि प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया। यहाँ पर आप सबका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है ना, संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से किसने किया दोस्तों? प्रांतों की विधानसभा ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना में दिए गए दोस्तों आश्वासनों का सही क्रम क्या है, आपको सही क्रम से बताना है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें दोस्तों? सबसे पहले अपना आएगा न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो, राज्य व्यवस्था ऐसी आने वाली है, देखो आप फंसोगे कहाँ पर,
राज्य व्यवस्था में एक तो फंसोगे, एक अंग्रेजी में, थोड़ा बहुत गणित में, ठीक है, और अगर करंट अफेयर आता है तो करंट अफेयर में आप फंसने वाले हो। तो ऐसे विषय आप स्ट्रॉन्ग करो तभी काम आएगा, ठीक है ना। बाकी कंप्यूटर साइंस ये तो इजी आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, बट जिसमें आप फंसने वाले हो उसको ज़्यादा पढ़ो, ठीक है ना। यूँ नहीं कि भैया हार्ड लग रहा है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, जब मैं सरल सरल प्रश्न करवाता हूँ तो वो देखते हैं, जब हार्ड क्वेश्चन आते हैं छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर उनका नंबर नहीं आता। क्यों नहीं आता है दोस्तों? हमेशा आपको तैयारी करने के लिए सरल प्रश्न भी पढ़ने पड़ेंगे, हार्ड भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपका नंबर दोस्तों है वो सिलेक्शन वाली लिस्ट में आता है। इसलिए मेहनत किया करो। अगला पूछा है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उत्पन्न करता है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद होता है जो करता है, क्या करता है दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उत्पन्न करता है? तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या मिलता है दोस्तों? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे सौंपता है? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों है ना, वो अपना त्याग पत्र किससे प्रेषित करता है? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, प्रेषित करता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सबका उत्तर आ चुका है, उपराष्ट्रपति को, है ना। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन से अर्थ अनिवार्य नहीं है? यहाँ पर बताना है, अगर आपको क्या बनना है दोस्तों भारत में, अगर आपको भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो इनमें से कौन सी शर्त है वो नहीं होती है ना। यहाँ पर बताओ कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या एक प्रतिनिष्ठ विविधता होना चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी यहाँ पर। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सा यहाँ पर शर्त है वो अनिवार्य नहीं होती है? तो अनिवार्य नहीं कौन सी होती शर्त? वो होती है दोस्तों, आपका सबका उत्तर आ चुका है ऑप्शन बी, कि कम से कम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान नहीं है, 35 वर्ष का प्रावधान दोस्तों है, ये अनिवार्य नहीं है। जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्यपाल के द्वारा है ना, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों, सदस्यों की कुल है ना संख्या का 1/6 भाग। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है, और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला पूछा रही कि आगे बढ़ने से पहले साथियों, जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया, देखो कोर्स के बिना आप जैसे राजव्यवस्था में क्वेश्चन गलत कर रहे हो, है ना, या फिर आप मैथ के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो वो कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो और बढ़िया शानदार तैयारी करो। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्हें 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है। मतलब कमेंट करना दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि उस व्यक्ति के समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुके हैं पता है क्या आपको? ध्यान से देख लो, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, ये तीनों ही दोस्तों है ना, इन तीनों ने दोस्तों क्या किया है, मुख्यमंत्री पद पे 3 से अधिक बार शपथ ले चुके हैं। 3 या 3 से अधिक बार दोस्तों हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पूछा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान हाई कोर्ट की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है ना, एक होती खंडपीठ, एक होती मुख्य पीठ। तो राजस्थान हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो अपने हो जाएगी कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर में, और खंडपीठ है वो जयपुर में, ठीक है ना। राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ पर, अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो आप सबका उत्तर रहेगा जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? कमेंट करेंगे, इनमें से कौन सा कार्य है वो कलेक्टर का नहीं है। कलेक्टर कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों? तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा, भू राजस्व एकीकरण बिल्कुल आपका करता है, कानून व्यवस्था का भी करता है, आय कर का एकत्रीकरण नहीं करता है,
भू दस्तावेजों का रख रखाव करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, कलेक्टर होता है ना, वो आय कर का एकत्रीकरण है वो नहीं करता है। सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है ना। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार के अधिनियम के मार्ग का प्रशस्त किया। मतलब यहाँ पर बताना सही कौन कौन से कथन है, इन दोनों में से कौन कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं, सही कथन कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला पूछा है दोस्तों, कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करता है। बताओ भाई, शरीर में इंसुलिन हार्मोन दोस्तों होता है ना, इसका स्त्राव कौन करता है, बताओ। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव है यकृत, अग्नाशय, वक्र या अन्नाल। तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन का दोस्तों जो स्त्राव करता है वो अपने हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। क्या आंसर आएगा यहाँ पर, अग्नाशय ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है। बताओ भाई, थैलेसीमिया रोग है ना, ये किस प्रकार का है। रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग है, हड्डी का रोग है, मानसिक रोग, नेत्र रोग। थैलेसीमिया जो रोग दोस्तों होता है ना, वो किस प्रकार का रोग है, तो ये है रक्त संबंधी रोग। कैसा रोग है दोस्तों, रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग होता है। जैविक कचरे का सबसे बड़ा अच्छा समाधान क्या है। बताओ भाई, जैविक कचरे का सबसे अच्छा समाधान होता है ना, वो कौन सा है यहाँ पर। तो जैविक कचरे का सबसे अच्छा समाधान है खाद बनाना। इससे क्या बना लो भाई, खाद बना लो। खाद अपने खेतों में भी काम आ जाएगी, जिससे फसल भी अच्छी हो जाएगी, दोहरा फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका आएगा। अगला प्रश्न पूछा, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। कमेंट करेंगे, साइंस के कितने तगड़े क्वेश्चन है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो किस कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विकिरण कारण। किस कारण होता है दोस्तों, इंद्रधनुष का निर्माण होता है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विकिरण के कारण होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं। ये सवाल मैंने आपको 3-4 बार करवा दिया है, फिर भी अगर आप गलत कर रहे हो तो आपकी गलती है। बताओ कौन सी धातु को अपन चाकू से कट कर सकते हैं दोस्तों, तो वो होता है सोडियम। क्या आंसर आएगा यहाँ पर, सोडियम को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, चाकू से कट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बताओ भाई, देश का दोस्तों कौन सा 58वां टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में है। बताओ, माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश, किस में दोस्तों है, एमपी में है। अगला प्रश्न पूछा है, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी। बताओ, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों, वो है रेखा गुप्ता। कौन बनी है, रेखा गुप्ता। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों आए। राजस्थान में, बिल्कुल यहाँ पर बताना आपको, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जिला का राज्य कौन सा, बताओ। भारत में सर्वाधिक राज्य जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, रामसर स्थल अधिक है। भारत का ऐसा राज्य है तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु में रामसर स्थल है वो सर्वाधिक है। अगला पूछा है, किस राज्य में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बताओ भाई, 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन दोस्तों है ना, ये कहाँ लागू हुआ था, तो ये मणिपुर में। कब हुआ था दोस्तों, 13 फरवरी 2025 को। राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय दोस्तों आदि महोत्सव 2025 का जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन कहाँ पर हुआ है, बिल्कुल, तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली दोस्तों। अगला पूछा है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार प्रति थाली शुल्क कितना लेता है। अब देखो, अन्नपूर्णा योजना है ना, इसमें जो दोस्तों भोजन मिलता है ना, अन्नपूर्णा योजना में भोजन मिलता है, उसमें 22 रुपये, कितने दोस्तों, 22 रुपये खाने के लिए जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। बाकी और भी देखो, हिंदी के क्वेश्चन बाकी है तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। हिंदी है, कंप्यूटर है, साइंस है दोस्तों,
ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी दोस्तों। अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब से क्लासेस कंटिन्यू आने वाली है दोस्तों। बीच बीच में आपको पता तबीयत खराब हो जाती है, इसी कारणवश क्लास नहीं आ पाती है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लास्ट समय में रिवीजन करवा दूं। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसी ऐसी क्लास लेके आऊँ, मैं आपके सामने ऐसी ऐसी क्लास लेके आना चाहता हूँ जैसे एक क्लास में आपका कंप्यूटर क्लास हो जाए। ठीक, अब आप रिवीजन करो। अब आप क्या करो, नया कंप्यूटर थोड़ा रिवीजन पे लग जाओ, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है यहाँ पर, जिनका कोई भी कोर्स अधूरा पड़ा है, अधूरा कोर्स है, तो इस ऐप को ज्वाइन करके पूरा फटाफट कर लो। फिर मेरे साथ में जो लंबी लंबी क्लासें आएगी वो आप देख लेना, जिससे आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।